Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 4, elections. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till this topic we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन की। तो पहली चीज, अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, किस पार्ट में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, तो वो है पार्ट 15। ठीक, कोई बात। पार्ट 15 का जो आर्टिकल 324 है, उस आर्टिकल के जो क्लॉज 1 to 6 हैं, वो इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन कैसा होगा उसके रिगार्ड्स में बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 के आर्टिकल 324 के क्लॉज 1 to 6 किस में डील करते हैं, इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन में। हमारा जो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट्स में डिवाइडेड है, शेड्यूल में डिवाइडेड है, पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल के अंदर क्लॉजेज हैं। तो पार्ट 15 है, आर्टिकल 324 है और क्लॉजेज हैं 1 to 6 जो डील करते हैं भाई इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन कैसा होगा और दूसरे रिलेटेड इश्यूज क्या होंगे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसे हम CEC भी कहते हैं, ये पूरे इलेक्शन कमीशन में सबसे ज़्यादा टॉप नॉच पोजीशन को होल्ड करता है। इलेक्शन कमीशन की जो हायरार्की है, उस हायरार्की में टॉप पे कौन है, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और बेटा अभी हमारे बेटा अगर हम बात करें 1950 से 1989 तक की, तो जो इलेक्शन कमीशन हुआ करता था ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ करता था। पर 1989 में ऐसा लगा कि यार इससे हमें थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन को हमने मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। नहीं तो 1950 से 1989 तक ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। 2 more कमिश्नर वर अपॉइंटेड, 2 और कमिश्नर को अपॉइंट किया गया and the chief election commissioner was designated as the chairman of the commission। और जो chief election commissioner था, जो CEC था, उसे कैसा डेजिग्नेशन दिया, चेयरमैन ऑफ द कमीशन। फिर से ध्यान से सुनो, 1950 से 1989 तक ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुआ करती थी। 1989 को जो इलेक्शन कमीशन था उसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, 2 और कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया, किसके साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उसे किससे डेजिग्नेट किया गया, कौन सी वो दे दी गई पोजीशन कि भाई आप चेयरमैन हो इस पूरे कमीशन के, आप चेयरमैन हो, आपके साथ में 2 कमिश्नर और रहेंगे, है ना, जो काम सब आप एक जैसा करोगे पर आप मेन हो। Thus at present the election commission consists of 3 मेंबर। इसीलिए आज का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें से कि एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे होंगे कौन, इलेक्शन कमीशन। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो CEC होगा वही कौन भी होगा, चेयरमैन होगा इस कमीशन का। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो दूसरे कमिश्नर हैं उन्हें इंडिया के प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटिंग होम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बात समझ में आ गई बेटा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो दूसरे कमिश्नर हैं इन सबको अपॉइंट कौन ही कराते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। दिस इज़ डन एट द बिहेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और ये किसकी एडवाइस पे ही होता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही होता है। ये जो वर्ड बेहेस्ट है इसका मीनिंग होता है ऑन द एडवाइस ऑफ, ऑन द कमांड ऑफ, ऑन द ऑर्डर ऑफ। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके ऑर्डर पे, उनके कमांड पर ही हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये CEC को और दूसरे कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं एज पर आर्टिकल 74, ठीक है। जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन्हें भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, किसके कंसल्टेशन पर बेटा, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो करते प्रेसिडेंट है, पर किसके बेस्ड पर, किसकी एडवाइस पर, किसके ऑर्डर पे, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऐसा किसके थ्रू होता है, ये आर्टिकल 74 के थ्रू होता है। पर जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, किससे कंसल्ट करके, इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके। टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, जो पार्लियामेंट है इंडिया का उसने एक्ट पास किया 1994 में, और जो आर्टिकल 324 था उसका जो क्लॉज 5 था कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें लिखा भाई प्रॉपरली बताई हर चीज़।
और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा और जो कंडीशन होंगी सर्विस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, दूसरे कमिश्नर्स की, उन्हें पूरी तरीके से क्लियरली रिटर्न किया गया, डिटरमिन किया गया कि भैया सीईसी की क्या ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अदर कमिश्नर की क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। किस में लिखा गया? आर्टिकल 324 के क्लॉज 5 में। एक्ट कब आया? 1994 में। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया था उसने एक्ट कब पास किया? 1994 में। ये तो आपको पता ही चल गया बेटा। इलेक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3, जनरल, मिड टर्म, बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन हर 5 साल के टाइम को ख़त्म हो जाए, एक सरकार 5 साल चल जाए, उसके बाद जो इलेक्शन होगा वो होगा जनरल इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन अगर सरकार बीच में ही गिर जाए, 5 साल पूरे ना कर पाए। बाई इलेक्शन किसी पर्टिकुलर एक कैंडिडेट की डेथ हो जाए। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अरे 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 अरे, दे आर अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर। जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ये 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। ड्यूरिंग दिस टेन्योर, इस टेन्योर में अगर इनकी एज 65 ईयर्स हो जाए तो इन्हें इनके ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनका रिटायरमेंट की एज पहले आ जाए तो इन्हें रिटायर होना पड़ेगा, अपने ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। जो सैलरी होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और दूसरे कमिश्नर की, वो इक्वल होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर, और इन्हें पेंशन भी मिलती है रिटायरमेंट के बाद। अगर कई बार ऐसा होता है भैया कि डिफरेंस आ जाते हैं ओपिनियन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर के, तो मेजॉरिटी ओपिनियन से डिसाइड होगा कि भाई किसकी बात मानी जानी चाहिए। तो भाई हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे कमिश्नर को किसके बराबर की सैलरी मिलती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बराबर की सैलरी मिलती है, और पेंशन भी मिलती है रिटायरमेंट के बाद। और अगर कोई ओपिनियन में क्लैशेस आ जाएँ, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएँ, तो मेजॉरिटी ओपिनियन से उस बात को सॉल्व किया जाता है। एक और पॉइंट यहीं पे समझ लो, वैसे तो इनका अपॉइंटमेंट 6 साल के लिए होता है, टर्म ऑफ ऑफिस 6 साल होता है, पर अगर इस बीच ये 65 ईयर को अटेन कर जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे, तो इन्हें बीच में ही अपनी पोजीशन को खाली करना पड़ेगा, मतलब रिटायर हो जाएंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। भाई कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, जो एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है, उसके पावर्स क्या क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसको पावर किस एक्ट के थ्रू मिली है। पहली बात तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके पास बहुत वाइड रेंजिंग पावर्स अवेलेबल हैं, और ये पावर उसको किस एक्ट के थ्रू मिली हुई हैं? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996। कौन सा एक्ट है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996। बेटा जितने भी फंक्शन है इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा इलेक्शन या स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शन के लिए जो तैयारियां होती हैं वो भी हमारा इलेक्शन कमीशन ही करता है। वोटिंग किस डेट को होगी, काउंटिंग किस डेट को होगी, कब आचार संहिता लगेगी, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होंगे, ये सब कौन बताता है? हमारा इलेक्शन कमीशन। तो पहला काम जो है हमारे इलेक्शन कमीशन का वो ये है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आप सब लोग अपनी मम्मी या पापा के वोटर आईडी कार्ड को देखो, देखो उसमें फ़ोटो भी होगी, यहाँ उनका नाम, किस कॉलोनी से, किस वार्ड से वो आते हैं वो भी लिखा होगा। अभी जाके देखो, चेक करो, मिलेगा आपको। तो ये कौन प्रिपेयर करता है? हमारा इलेक्शन कमीशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किसकी बात की है? 1 जनरल इलेक्टोरल रोल की बात की है, हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए, हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। लोकसभा की जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उस हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जनरल इलेक्टोरल रोल बनेगा। जितनी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी उन सब के लिए एक जनरल इलेक्टोरल रोल बनेगा, लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए। जो इलेक्टोरल रोल होगा वो क्या होता है? वोटर्स लिस्ट होती है। इलेक्टोरल रोल क्या है? वोटर्स लिस्ट है, जिसमें नाम होता है, फादर का नेम होता है, आपकी एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, ये सब लिखा होता है। वोटर का सेक्स, वोटर का एज, उसके पापा का नाम, उसका नाम लिखा होता है इलेक्टोरल रोल में। इलेक्टोरल रोल होता क्या है? वोटर्स लिस्ट। ये जो इलेक्टोरल रोल होते हैं ये अपडेट होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि देखो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और जो बच्चा 5 साल पहले 13 साल का था वो 18 साल का हो गया होगा, जो बच्चा 14 साल का था वो 19 साल का हो गया होगा, तो इनके नाम जोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों की डेथ हो गई होगी तो उनके नाम को काटना होगा। तो ये जो इलेक्टोरल रोल होता है ये हर साल ही अपडेट होता है, ठीक है, मतलब अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम। ज़रूरी नहीं है कि हर साल हो, पर
अपडेट होता रहता है। न्यू एंट्रेंट्स को जोड़ा जाता है, जिनकी डेथ होती जाती है उन्हें हटाया जाता है, दूसरे अगर कोई चेंज करने होते तो वो भी होते हैं। जो कमीशन होता है वो आइडेंटिफाई करता है एलिजिबल वोटर्स को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 18 साल से बड़े कितने लोग हो गए। उनको पहली बात तो आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, फिर उनकी लिस्ट प्रिपेयर करोगे, जितने भी एलिजिबल वोटर हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर करो। इसे क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट बनती है पहली बात तो। पहली बात है कमीशन का उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, पहला काम है कमीशन का उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, जो वोट देंगे। फिर उनकी लिस्ट बनाना, उस लिस्ट को क्या कहा जाता है, वोटर लिस्ट। ठीक है। इन ऑर्डर टू कैरी दिस फंक्शन, इस काम को करने के लिए फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाते हैं। हर वोटर के जो वोट डालने जाएगा वो अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएगा, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है। दिस प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट वोटिंग बाय इम्पर्सोनेटर्स। कई बार ऐसे होते हैं जाली वोट पड़ते हैं, नकली कुछ कुछ बन के लोग वोट डालने चले जाते हैं, पर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा तो फिर फ्रॉड के कोई चांसेस ही नहीं होंगे, है ना। चलो सेकेंड है रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन। अच्छा सुनो, मत कर जाओ बेटा। ये जो वर्ड फ्रॉडुलेंट है, इसका मीनिंग, फ्रॉडुलेंट का मीनिंग होता है नकली, है ना, जाली काम करना। और इम्पर्सोनेटर्स का मतलब होता है बहरूपिया। कोई किसी का भी रूप लेकर के वो मतलब वोट डालने नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि आपके पास क्या होना चाहिए, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। सेकेंड है रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इन दोनों वर्ड का मीनिंग पता चल गया। इसका मतलब होता है धोखा, छल, कपट। इसका मतलब होता है भेष बदल के जाना, बहरूपिया बनना। रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो रिकॉग्निशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी। इनको सिंबल देता है, कौन सी पार्टी नेशनल लेवल पार्टी होगी, कौन सी पार्टी स्टेट लेवल पार्टी होगी, ये सब भी कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमिश्नर। इसने इलेक्शन कमीशन इसने कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं, इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया बना रखे हैं कि भाई किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहेंगे, किसको हम स्टेट पार्टी कहेंगे, किसको सिंबल देना चाहिए, किसको सिंबल नहीं देना चाहिए, ये सब इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। फिर है अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। जो इलेक्शन कमीशन है वो सिंबल अलॉट करता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को और कैंडिडेट्स को, किसके लिए, इलेक्शंस के लिए। जो कमीशन है उसने कुछ सिंबल्स को रिजर्व किया है, बाकी सारे फ्री हैं। तो बेटा इलेक्शन कमीशन जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है तो उसे अलॉट कर देता है रिजर्व्ड कॉमन सिंबल। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इस सिंबल को यूज़ करती हैं फॉर ऑल कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय इट। अब बेटा बीजेपी से जो भी कैंडिडेट इलेक्शन फाइट करेगा, कॉन्टेस्ट करेगा, वो लोटस जो कमल का फूल है उसको अपने सिंबल की तरह अपने पैम्पलेट्स में, ब्रोचर में, एडवर्टीजमेंट में दिखा पाएगा। ठीक है। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं या जो नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो भी सिलेक्ट कर सकती हैं सिंबल को अपनी चॉइस से। ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, आप अपना सिंबल लेके आओ। अगर अब तक वो किसी को नहीं मिला होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर किसी को पहले ही मिल गया होगा तो आपको नहीं मिलेगा। अलॉटमेंट ऑफ सिंबल समझ में आ रहा है बेटा। इलेक्शन कमीशन अलॉट करता है सिंबल्स रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंड द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। जो कमीशन है उसने कुछ सिंबल्स को रिजर्व कर रखा है एंड अदर्स एज फ्री। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उन्हें भी सिंबल मिलता है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स। अब देखो यहाँ पर हमने पहले बात की कि कुछ सिंबल्स रिजर्व्ड हैं, ये एक बार पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी तो उसे मिलेंगे। कुछ सिंबल्स फ्री हैं जो किसी को भी मिल सकते हैं, पर ये कैसे मिलेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। आई बात समझ में। इन केस ऑफ स्प्लिट इन अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर कई बार ऐसे होता है बेटा, जैसे कांग्रेस के बहुत सारे स्प्लिट हुए हैं, कांग्रेस से टूट के बहुत सारी पार्टीज़ बनी हैं बेटा। तो इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ स्प्लिट, अगर स्प्लिट हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी में तो जो इलेक्शन कमीशन है वो वेरीफाई करेगा क्लेम्स को, काउंटर क्लेम्स को एंड मे फ्रीज द रिजर्व सिंबल। देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर टूट जाती हैं, ऐसा हुआ है, हमारी कांग्रेस बहुत बार टूटी है। ठीक है। शरद पवार जो थे, जो अभी कहाँ से, मेनली महाराष्ट्र से हैं शरद पवार, उन्होंने भी
कांग्रेस से अपने आप को अलग किया और एक नई पार्टी बना ली, ठीक है। और वो पार्टी बनाई, उसका नाम है एनसीपी, नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। क्या है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। देखो, शरद पवार पहले कांग्रेस में ही थे, एक ही पार्टी थी कांग्रेस, फिर कांग्रेस से वो टूटे, क्या बनाई उन्होंने? एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे ही बहुत सारी पार्टीज टूटती हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्लेम्स को सुनता है, काउंटर क्लेम्स को सुनता है, और कई बार उसे लगता है तो वो उस सिंबल को फ्रीज कर देता है जो रिजर्व था। इट आज द फैक्शन टू चूज सम अदर सिंबल, और वो दोनों फैक्शन को बोल देता है। जैसे एक कांग्रेस है, दूसरी बन गई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो अगर सिंबल को लेके कोई डिस्प्यूट होगा तो इलेक्शन कमीशन बोलेगा भैया तुम दोनों अलग अलग ले लो। नहीं तो एनसीपी ये भी बोल सकता है मैं अपना अलग बनाऊंगा, कांग्रेस बोल सकती है कि मैं पुराना रखूंगा। अगर ये इस बात पे सहमत हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है फिक्सिंग डेट्स एंड कंडक्टिंग इलेक्शन। तो जो इलेक्शन कमीशन है वही डेट फिक्स करता है कि इलेक्शन कब होगा, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है एज टू व्हेन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड, इलेक्शन कब होंगे, पर डेट फिक्स कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। वैसे तो सरकार डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कब होने, पर फिक्स डेट कौन बताएगा? इलेक्शन कमीशन। जो कमीशन होता है वो रीज़न भी बताता है कि भाई कब इलेक्शन होने चाहिए, कब इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है। किस पर्टिकुलर पीरियड में इलेक्शन हो, किस पर्टिकुलर पीरियड में इलेक्शन नहीं हो। जो इलेक्शन कमीशन है वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि भाई अभी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। टू होल्ड इलेक्शन एट पर्टिकुलर ड्यूरेशन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो ये भी बता सकते हैं कि भाई हम इन डेट्स पे इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, हम 14, 15, 16 में इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि एक जगह से जो लोग होंगे, जो आर्मी पर्सनल होगी, उनकी नीड हम दूसरी जगह पूरी नहीं कर पाएंगे, तो हम गैप दे के इलेक्शंस करवाएंगे। हमें फ्री और फेयर इलेक्शन कराने हैं, इसलिए हम हमारे हिसाब से डेट्स देंगे। तो ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास होती हैं। फिर से सुनो, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो फिक्स करता है डेट को कि किस डेट पे इलेक्शन होंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को ये परमिशन, मतलब ये पावर दी है कि वो डिसाइड करे कि इलेक्शन कब होने हैं, पर फिक्स डेट करने का काम इलेक्शन कमीशन का ही है। जो कमीशन होती है वो रीज़न बताती है कि भैया कब इलेक्शन होने चाहिए, कब नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर पीरियड में हो, इस पर्टिकुलर पीरियड में ना हो। जो इलेक्शन कमीशन है वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि भाई मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। भले ही पॉलिटिकल पार्टी कितना ही इंसिस्ट, कितना ही जोर क्यों ना दे दे ऑन हैविंग इलेक्शंस एट दैट पर्टिकुलर पीरियड, कि भाई पॉलिटिकल पार्टी बोले इसी पीरियड पे होने चाहिए, इसी पीरियड पे, पर इलेक्शन कमीशन बोलेगा भैया ना हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये हमारे इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो ये देखे कि जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री और फेयर मैनर में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो इंश्योर कराता है कि भाई कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे। जो कमीशन है वो प्रेस्क्राइब करता है कोड ऑफ कंडक्ट, गाइडेंस देता है हर कैंडिडेट को, दूसरे अदर मैटर्स में भी बात करता है। जो भी इलेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, ऑल अदर कंसर्न, उनको कैंडिडेट्स को गाइडेंस देता है। कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आप इलेक्शन के दौरान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को कब क्या करना है, कब किस बड़े प्रोजेक्ट का वो फाउंडेशन स्टोन रख सकता है, कब नहीं रख सकता, ये सब इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ध्यान से देखता है। इन एडिशन इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कुछ और स्टेप्स भी ले सकता है जिनसे फ्री और फेयर इलेक्शंस हों। तो मेरी बात सुनो, इलेक्शन कमीशन ये देखता है कि भाई इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए, तो कोड ऑफ कंडक्ट बता देता है। इस कोड ऑफ कंडक्ट में ये बताता है कि पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं हो सिर्फ वादों वादों के लिए ही कोई फाउंडेशन स्टोन रख दे, शिलान्यास कर दे किसी प्रोजेक्ट का, सरकार बनी तो ठीक, नहीं बनी तो ठीक, बनेगी तो कर देंगे, नहीं बनी तो नहीं किया। मतलब ऐसे फेक प्रोमिस जनरल पब्लिक में ना जाएं, इसलिए इलेक्शन कमीशन हर बात पे नज़र रखता है और कुछ फॉलोइंग, मतलब कुछ स्टेप्स भी लेता है जिससे फ्री और फेयर इलेक्शन हो। पहली स्टेप, जो कमीशन है वो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स भेजता है हर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जहाँ पर भी वॉयलेंस के या बूथ कैप्चरिंग के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा लगे कि यार वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो सकती है, वहाँ वॉयलेंस का डर है, तो वहाँ पर सेंट्रल ऑब्जर्वर को भेजता है। ये क्यों करता है? जिससे वो इंश्योर करा सके कि जो लोग हैं वो फ्रीली वोट कर रहे हैं बिना किसी डर के। तो बेटा कमीशन काउंटरमैंड भी कर सकता है पोलिंग को, अगर उसको लगे कि यार यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, बूथ कैप्चर हुई है या कोई भी माल प्रैक्टिस हुई है, तो वो वहाँ पर इलेक्शन कैंसिल करके री इलेक्शन की बात भी कर सकता है, इलेक्शन को कैंसिल भी कर सकता है। आई बात समझ में?
कि भैया इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन फिर से होंगे, इस पोलिंग बूथ पे फिर से पोलिंग होगी। बेटा इन टर्म्स ऑफ रीसेंट अमेंडमेंट्स टू रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट इन 1996 में ये जो अमेंडमेंट हुए हैं टू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग जो कमीशन है उसके पास पूरा राइट है कि वो प्रिस्क्राइब कर पाए सीवियर पनिशमेंट किसके लिए, बूथ कैप्चरिंग के लिए। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स की। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं। तो बेटा जो इलेक्शन कमीशन होता है वही अपॉइंट करता है पोलिंग ऑफिसर्स को हर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पोलिंग ऑफिसर होगा। कितने पोलिंग ऑफिसर होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, ये कौन ही डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, फिर उन्हें अपॉइंट करता है। इस प्रोसेस को तब से ही मोशन में ले आया जाता है, तब से ही इस प्रोसेस के ऊपर काम होने लगता है जब से नोटिफिकेशन निकलता है कि भाई अब इलेक्शन होने हैं। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो अपॉइंट करता है पोलिंग ऑफिसर्स को कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए। ये जो प्रोसेस है ये मोशन में आ जाती है जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कि भाई इलेक्शन होने हैं। तो इलेक्शन कमीशन अब सोचने लगेगा पैरेलली कि भैया कौन सा पोलिंग ऑफिसर किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, किस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कौन सा पोलिंग ऑफिसर होगा। Each constituency is put under the overall supervision of an officer not less than the rank of deputy commissioner. हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सुपरविजन के लिए एक ऑफिसर को रखा जाता है और उस ऑफिसर की रैंक डेप्यूटी कमिश्नर से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द मैजिस्ट्रेट हो या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, इनकी रैंक का एक ऑफिसर होगा जिसकी सुपरविजन में कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। जो ऑफिसर होगा उसे डेजिग्नेट किया जाएगा एज अ रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, वो ऑफिसर जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की रैंक का होगा या मजिस्ट्रेट की रैंक का होगा उसे क्या डेजिग्नेशन दिया जाएगा उस टाइम में, रिटर्निंग ऑफिसर। और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डिक्लेयर करे अ कैंडिडेट फिट फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन के भैया कौन सा जो कैंडिडेट है वो फिट है कि नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने के लिए। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन का जब टाइम होता है तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है पोलिंग बूथ पे जो इंचार्ज होता है, ठीक है, पोलिंग बूथ का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस के टाइम पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं इन चार्ज ऑफ पोलिंग बूथ्स एंड काउंटिंग सेंटर्स जहाँ पर काउंटिंग होती है, गिनती होती है वोटों की, उन्हें भी अपॉइंट किया जाता है। फिर से ध्यान से सुनो, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो इंचार्ज होता है पोलिंग बूथ का, उसे भी अपॉइंट इलेक्शन कमीशन करता है। फिर जो काउंटिंग सेंटर्स होते हैं, काउंटिंग मतलब जहाँ पर वोटों की गिनती होती है, उन्हें भी वोट की गिनती करने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन नहीं करता। देन स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर, जो कमीशन है वो अनाउंस कर देगा कि भाई इस डेट को इलेक्शन होंगे। लास्ट डेट जो है नॉमिनेशन फिल करने की वो ये है, लास्ट डेट जो है विड्रॉल करने की नॉमिनेशन वो ये है। देखो मैंने फॉर्म भर दिया पर बाद में मुझे ऐसा लगा यार इस कैंडिडेट के अगेंस्ट में तो मैं लड़ नहीं पाऊंगी या कोई भी XYZ रीज़न हो कि अब मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, तो डेट फाइनल जिस डेट तक आप नॉमिनेशन भर सकते हो वो भी इलेक्शन कमीशन बताएगा, जिस डेट तक आप अपने पर्चे को वापस ले सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, वो भी इलेक्शन कमीशन बताएगा। फिर जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनकी स्क्रूटनी होगी, वो कौन करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर। जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो वेरीफाई करेगा कि जो प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन, डिपॉजिट, इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन एजेंट एक्सेट्रा वो पूरी तरह भरे हुए हैं कि नहीं। फिर हम देखेंगे स्क्रूटनी ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। भैया चुनाव में खर्चा तो बहुत होता है, उसकी स्क्रूटनी की बात करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन है वो स्क्रूटनाइज करता है द अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस की भैया आपने चुनाव में कितना खर्चा किया। जो कौन सबमिट करता है, कॉन्टेस्टेंट, जो भी कॉन्टेस्टेंट होगा जो इलेक्शन लड़ रहा होगा वो उसने चुनाव में कितना खर्चा किया, क्या क्या खर्चा किया, उसका पूरा लेखा जोखा किसको देगा, इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन उसको पढ़ेगा। इन ऑर्डर टू डाउन प्ले द रोल ऑफ मनी, बेटा मनी के रोल को डाउन प्ले करने के लिए कि भैया पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, तो जो कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन होता है, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट जो होता है जो इलेक्शन लड़ रहा होता है उसको स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है अकाउंट का रिटर्निंग ऑफिसर को। देखो पैसे के बल पर इलेक्शन ना चले, बहुत ज़्यादा मनी का रोल ना हो, इसको रोकने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बोलता है, ये इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को बोला है कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करो सारे कैंडिडेट के।
who submitted to the commission for scrutiny. ये आएगा किसके पास, कमीशन के पास स्क्रूटनी के लिए. जो इलेक्शन होगा विनिंग कैंडिडेट का कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड इफ़ देयर वॉज माल प्रैक्टिस. बेटा आप जीत भी गए और अगर आपने कोई माल प्रैक्टिस की होगी जीतने के पहले, आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी होगी, अकाउंट प्रॉपर सबमिट नहीं किए होंगे, किसी गवर्नमेंट मशीनरी का प्रयोग किया होगा, तो आपके इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. और ऐसा हुआ भी है, वो भी किसके साथ, हमारी सिटिंग सीएम के पीएम के साथ. इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने. क्या बोल के कि इन्होंने स्टेट मशीनरी का मिसयूज़ किया है इलेक्शन जीतने के लिए. सोचो जब सिटिंग पीएम का जो इलेक्शन है वो कैंसिल इनवैलिड हो सकता है, तो हम और आप क्या. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन, जीते हुए इलेक्शन को क्या घोषित कर दिया था, इनवैलिड. नेक्स्ट है एडवाइजरी फंक्शंस. ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो एडवाइस भी करता है प्रेसिडेंट को, गवर्नर्स को, स्टेट के गवर्नर्स को और हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट को इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रल मैटर. जितने भी मैटर्स हैं जो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं उनके रिगार्ड में, कि भाई किस मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना है, पेटिशंस एक्सेट्रा. Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.